नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान के बाद अब सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव पर टिकी हुई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन के लिए आखिरी तारीख है। अगले 6 महीने अगस्त जी आपको बता दें कि अगले महीने 6 अगस्त को होने वाले चुनाव के मद्देनजर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बीजेपी ने जहां उपराष्ट्रपति के लिए और उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान करके सभी को चौंका दिया, तो विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा का नाम घोषित कर बड़ा दांव खेला है। बता दें आपको कि रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर विपक्षी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनकर विपक्ष ने सभी को चौंका दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए देश में 6 अगस्त को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 11 अगस्त को आएंगे। अगर जगदीप धनखड़ की इस चुनाव में जीत होती है तो वे राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे और देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति होंगे। वहीं अगर विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की जीत होती है तो वे देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। धनखड़ जहां एनडीए का चेहरा होंगे तो वहीं अल्वा को 17 विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त होगा। दोनों का कांग्रेस से गहरा नाता रहा है। आपको बता दें कि दोनों राजस्थान में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। धनखड़ की जन्मस्थली झुंझुनू तो कर्मस्थली जयपुर हाईकोर्ट रही है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। धनखड़ सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। तो वहीं मार्गरेट अल्वा भी राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। अल्वा ने एक एडवोकेट के रूप में खास पहचान बनाई है। वहीं कांग्रेस सब पार्टी की महासचिव रहने और सांसद के रूप में 5 पारियां तय करने के साथ ही वे केंद्र सरकार में 4 बार महत्वपूर्ण महकमों की राज्य मंत्री भी रही हैं। एक सांसद के रूप में उन्होंने महिला कल्याण के कई कानून पास कराने में भी अपनी अहम भूमिका अदा की है। तो देश को जल्द ही मिलेगा अब उपराष्ट्रपति भी, लेकिन ऐसे में अब कौन होगा उपराष्ट्रपति, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि देश में राष्ट्रपति का तो चुनाव हो गया है और अब सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन के लिए आखिरी तारीख है और अगले महीने 6 अगस्त को इसका चुनाव होना है, लिहाजा सभी की निगाहें इस पर है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। और कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, इसे किस तरह से देखते हैं और एनडीए की तरफ से किस तरह सोच समझकर जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा गया या फिर उपराष्ट्रपति के लिए उन्हें आगे बढ़ाया गया, क्या वजह इसके पीछे है? बिल्कुल नेहा जी, जगदीप धनखड़ एक राजनीति के बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। जिस तरह से उनकी कार्यशैली है सारे हिंदुस्तान ने बंगाल में देखी कि जहां एक सरकार बिल्कुल तालिबानी तरीके से वो सिर्फ अपने हिसाब से काम कर रही है, उनके अगर विरोध में कोई काम करे तो उसे या तो मरवा दिया जाता है या उनके घर जला दिए जाते हैं। तो वहाँ जो उस सरकार को अगर कोई अगर थोड़ा बहुत भी अगर रास्ता दिखा रहा था तो जगदीप धनखड़ दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ एक ऐसे व्यक्ति है कि जो एक जर जमीन से निकले हुए हैं, एक किसान पुत्र है, जो किसानों का आम जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस लेके आई है, ना तो उनको समाज की कुछ जानकारी है और ना ही उन्हें जमीन और किसानों की कोई जानकारी है। वो जो ठीक है, वो राज्यपाल रह चुकी है कांग्रेस, उन्होंने जैसे अभी उम्मीद बना दिया, ऐसे ही कांग्रेस ने अपने टाइम में बनाया होगा। कई बार राज्य मंत्री रह चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय उन्होंने संभाल लिया है, सांसद कई बार रह चुकी हैं, राज्यपाल कई बार रह चुकी हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है। नेहा जी, कांग्रेस में ऐसे पद मिला करते थे, कांग्रेस की अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, जो दरबारी करते थे। कांग्रेस में आपको अच्छे लोगों को कभी कोई पद नहीं मिलते है, जो वाकई में कांग्रेस के जो लायक है, राजनीति एक ढंग से करना चाहते हैं, उनको कभी नहीं। सिर्फ वहाँ दरबारियों को पद मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा
पिछले राजस्थान के चुनाव में सचिन पायलट के नाम पे सरकार बनाई गई और जब पीएम बनाने का टाइम आया तो अशोक गहलोत को बना दिया, क्योंकि सचिन पायलट नहीं, ये तो आपके साथ भी वो करता है ना, सूट करता है कि महाराष्ट्र में सरकार जब बनने लगी तो उपराष्ट्रपति माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो जाहिर तौर पे ये तो राजनीति है, लेकिन हम राजनीति के हट के थोड़ा सा बात कर रहे हैं, हम उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बात कर रहे हैं। सुधा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए राष्ट्रपति चुनाव तो हो गया और ऐसे में ये भी कहा गया कि जो एनडीए का प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं भारी मतों से जीतने वाला है। अभी तक तो कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी यूपीए का जो उम्मीदवार है मार्गारेट अलवा, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? वो तो कह रही हैं कि कोई चुनौती नहीं है मेरे सामने। नेहा जी, बात चुनौती होने न होने की नहीं है, बात चुनौतियों को दरकिनार करके जिस तरह के शब्दों का प्रयोग भाजपाई करते हैं, मुझे उन शब्दों पे पहले ऑब्जेक्शन है। जैसा इन्होंने बैठते ही कहा कि दरबारी, जब शासक और राजा के शब्दों का प्रयोग होता है तो इन्हें बहुत खराब लगता है, वो असंसदीय हो जाते हैं और ये इस तरह की दरबारी शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये कह रहे हैं कि जिनका हमने नाम जिनको रखा गया है मार्गारेट अलवा जी को, ये कुछ जानती नहीं है, दरबारी है। इन्होंने इतने शब्दों का प्रयोग कर दिया। आप बताइए, जो व्यक्ति शासन में इतने वर्षों तक मंत्री पद पे रह के, और आप जानती हैं कि इन्होंने किस तरह से महिला कल्याण के लिए कार्य किया, और ये कह रहे हैं कि दरबारी है और कुछ जानती नहीं है। तो जब देश में आज के जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, उनका चाल चेहरा ऐसा है कि सबको दरकिनार करके जो हम कर रहे हैं बस वही श्रेष्ठ है, बाकी सबने कोई अच्छा नहीं किया। मेरा प्रश्न इनसे ये है कि आप कैसे ये जज कर सकते हो कि जो आपका व्यक्ति है, जिसको आपने उम्मीदवार बनाया है, उसके अंदर सर्वगुण संपन्नता है, और जो व्यक्ति देश के शासन प्रशासन में और नीतियों के निर्धारण में रह चुका है, जिसने कई सारे राज्य इकाइयों में रह के काम किया, राज्यपाल के रूप में काम किया, राज्यमंत्री के रूप में काम किया, उसको आप दरबारी कह रहे हैं और कह रहे कुशल नेतृत्व नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। तो आप लोग पहले अपनी जानकारी रख के आया करिए, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेके आया करिए, तब कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्या करिए। आप लोगों में तो सीधे मानहानि का दावा करने लायक है कि आप जिस तरह के शब्दों का प्रयोग है उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठ के कहीं भी किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके किए गए कार्य को खत्म कर देने के बारे में इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी कभी भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और जहां तक मार्गारेट जी की बात है, आप लोग जानते हैं कि जितने वर्षों से वो लगी हुई हैं, उनके घर वालों का, उनका व्यक्तित्व, जो इनमें कहा कोई उनका योगदान नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में किसका क्या संबंध था, कैसे उन्होंने देश की स्वतंत्रता से लेकर उसके बाद देश के विकास में कैसे कैसे उनके परिवार ने आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने आगे देश को सेवाएं दी, और ये कह रहे हैं कि वो कुछ जानते नहीं। और दरबारी कांग्रेस की नीतियां अगर देश के विकास की न होती तो आज देश जो विश्व गुरु की बात करता है, जो हम संपन्नता की बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो जमीन कहां से तैयार होती? जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप लोगों ने किया और आप लोग ऐसा करते हैं, देखिए उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है सुधा जी की तरफ से। बिल्कुल, मैं नेहा जी आपको बहुत बड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा और बड़े जिम्मेवारी से कहूंगा कि हमने तो वही कहा है कि जो कांग्रेस में होता है, इसमें कोई गलत नहीं कहा है, क्योंकि कांग्रेस में एक नहीं, मैं ऐसे कितने पद बता दूंगा जो सिर्फ चहेतों को मिलते हैं, काबिलियत के हिसाब से नहीं मिलते। कांग्रेस में मैं ये नहीं कहूंगा कि काबिलियत नहीं है, अच्छे अच्छे लोग काबिलियत वाले नेता हैं, मगर अगर वो दरबार में हाजिरी उनकी ठीक नहीं है, दरबार में उनकी जो है ना एक जो वहां की दरबारी पॉलिसी है उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे G20 के आपने देखे होंगे जो लोग घूम रहे थे, तो इनका हर्ष क्या था? क्या इसमें अच्छे नेता नहीं थे? बहुत अच्छे थे। ये बात करने बैठे उपराष्ट्रपति चुनाव में कि ये बात करने बैठे हैं कांग्रेस के नाम? एक मिनट, आप बोली, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। यही आप इतनी देर आपने मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए। दरबारी और दरबार ये सब चीजें नहीं करेंगी। आपने कहा केस दर्ज करा देंगे, ये करा देंगे, मैंने बीच में टोका नहीं है। आप अपने बात नहीं कर रही। ठीक है, मुद्दे पे रहिए। मैं भी आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में नहीं बोला तो नहीं बोलोगी। ठीक है कैप्टन सिंह, कैप्टन मैं बीच में नहीं बोला हूँ तो हमारे मंचों पे आप थोड़ा बीच में बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। शालीनता के साथ हम लोग डिबेट करते हैं और इस तरह से नहीं, प्लीज हर किसी को अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और डिबेट में आप लोग बैठे हैं, नेशनल चैनल में बैठे हैं, कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, प्लीज उसका और संयम रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत धैर्य के साथ अपनी बातों को रखिए। और हमारे लिए सभी गेस्ट जो है सर सम्मानित है। मैं एक बार फिर से आपको कह रही हूँ, सभी गेस्ट हमारे लिए सम्मानित है, आप भी हैं और सुधा जी भी है। हम किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम करते हैं। आप अपनी बात को रखिए।
वही मैं कह रहा हूँ नेहा जी, आपने देखा कि इन्होंने बीच में क्या क्या बोला। मैं एक बार भी इनको टोका नहीं, ठीक है सर, अब वो अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे? आप बताइए, आप नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, उनका काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, वो कर रही हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए, या नहीं कर पा रहे तो वो बता दीजिए। अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मगर हम तो बीच में नहीं बोलते ना, ये बीच में बोलती है, तो मैं भी फिर बीच में बोलना शुरू कर दूंगा, फिर आप कहोगे बीच में। ठीक है, रखिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि धनखड़ एक ऐसे है जो अनुभवी है, और कांग्रेस का चरित्र में आज जगह जगह ये कैसे आप कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये तो अनुभवी है, ये अनुभवहीन है? ये कैसे कैटेगराइज कर लेते हैं सर? मुझे ये समझ नहीं आता कि जो एक नेता इतनी बार राज्य मंत्री रही, इतनी बार सांसद रही, इतने बार राज्यपाल रही, उसको आप कह रहे हैं कि अनुभवहीन है, दरबारी है, ये कैसे कैटेगराइज कर लेंगे आप? और कैसे ये कैटेगराइज कर लेंगे कि ये तो उस लायक है ही नहीं? बिल्कुल नेहा जी, आप कह रही, बिल्कुल सही कह रही है कि ये कैटेगराइज तब होता है कि आप जनता के बीच में आप जाते हो, और जनता का समर्थन, जनता का प्यार जब आपको मिलता है तो इसका फैसला जनता करती है। एक पार्टी आपको अगर कोई पद दे देती है तो वो जनता का फैसला, जनता का डिसीजन नहीं होता है, जनता का जनादेश नहीं होता है। तो यहाँ पहचान होती है, और धनखड़ के साथ ये सारी चीजें हैं कि उनके साथ पूरी जनता जुड़ी है, उनके साथ जनता के बीच में नहीं, जनता इस चुनाव में वोट नहीं करती है, जनता इस चुनाव में वोट नहीं करती, जनता जुड़ी है नहीं जुड़ी है, जब वो जनता के बीच जाते हैं तब पता चलता है। सुधा जी, क्योंकि 17 विपक्षी पार्टियों का इसमें समर्थन मिल रहा है। इससे पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तब भी ये कहा जा रहा था जी हमारे पास तो पूरा समर्थन है, हम तो जी अपने उम्मीदवार को जिताएंगे, यशवंत सिन्हा को मैदान में आपने उतारा था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पलड़ा फिलहाल मुर्मू का भारी है, जो निकल के सामने आया। क्रॉस वोटिंग भी हुई है, ऐसे में इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या आप लोगों ने कदम उठाया? जी नेहा जी, जिस व्यक्ति को हमने चुना है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में, जिस तरह वो जीत के आई है, तो जनता से उनका कितना जुड़ाव है आपको ही पता है, मुझे पता है, उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं। जनता से जुड़ाव की बात कर रहे थे, तो जो व्यक्ति केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुका हो, लोकसभा जीत के आया हो टिकट पे, तो आप जनता से उसका जुड़ाव रहा है, उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है कि उनको बस बना दिया गया। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानती हैं कि व्यक्ति भी अपने वोट का इस्तेमाल करता है, पार्टी से अलग भी उसका कुछ मत होता है। कुछ पार्टियों के मत उसके बाद चेंज हुए, शिवसेना में जो बदलाव हुए, जो चीजें राजनीतिक उठापटक हुई महाराष्ट्र में, उसके बाद जो स्थितियां हुई उसमें चेंज हो गए। लेकिन हमारा ये पूरा विश्वास है कि विरोध कितना भी हो नेहा जी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम डर के उस पद के लिए अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं करेंगे। हर जगह जब तक संघर्ष नहीं होता है आप जीत को चख नहीं सकते हैं। इस भय से कि हम हार जाएंगे या हम उसके बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्या मैदान में ना उतरा जाए? और जहां तक मेरा भरोसा है कि जिनका नाम हमने दिया, मार्गरेट अल्वा जी, जिस तरह का राजनीतिक सफर रहा है और जिस बेबाकी से उन्होंने महिलाओं की चीजों को लेके, संसद से लेके हर जगह जिस तरह वो जुड़ी रही हैं, और जिनका जुड़ाव स्वतंत्रता संग्राम से जिस परिवार का रहा है, जिसने देश के उन नीतियों पे बात की है, उन नीतियों की चर्चा की है जो देश के कहीं ना कहीं भले महिलाओं पे जो भी बिल आए थे उस पर जो उन्होंने काम किया था, वो आज भी सराहनीय कार्य है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता, उसको अलग नहीं कर सकता है। तो ये चीजें जिसका जुड़ी हुई हैं, हम चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना कि आप अगर द्रौपदी जी के मत के साथ जोड़ सकते हैं लोगों को कि महिला हैं, उनका इतना राजनीतिक सफर रहा है, इतना उन्होंने अच्छा काम किया है, तो अगर मार्गरेट अल्वा जी का नाम लिया जाए तो द्रौपदी जी से कहीं उनका कम कुछ जो राजनीतिक सफर है कम नहीं रहा है। तो लोगों को वहां भी करना चाहिए। ये हम नहीं खेलते हैं, औरत कार्ड हम नहीं खेलते हैं। हम कभी किसी से नहीं कहते हैं कि क्यों अभी हम बस जानते हैं कि जिस चीज के लिए, जिस विरोध के लिए, जिस देश में जिस समानता और जिन व्यवहारों को लेके हम खड़े हैं, उस पर हम लगे रहेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारा जो क्रॉस वोटिंग आप ठीक है, वो तो देखने वाली बात होगी कि क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती है। देखिए, आप लोग ये बार बार कह रहे थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कि हमने तो महिला को मैदान में उतारा है, महिला को राष्ट्रपति बनते हुए नहीं देख सकते, महिला विरोधी लोग हैं, महिला विरोधी सोच है। लेकिन अब इन्होंने भी तो उपराष्ट्रपति के लिए महिला को उतारा है, फिर अब ये भी कह सकते हैं और कह ही रहे हैं कि आप लोगों की सोच भी महिला विरोधी है, या आप महिला कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, ऐसा है क्या? नेहा जी, हमने कभी महिलाओं का विरोध नहीं किया है, जबकि महिलाओं को हर जगह रिजर्वेशन देने की बात हमारी ही पार्टी ने शुरू करी थी। इन लोगों ने तो विरोध किया है। हमने मध्य प्रदेश में देखी है आप, महिलाओं को निगम में, नगर पंचायत में
और विधानसभा में सब जगह महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। पुलिस में वहाँ 50% वैकेंसी हमने महिलाओं तो को उपराष्ट्रपति का विरोध क्यों? हाँ, अब सुने नेहा जी, और महिला जो हम राष्ट्रपति लेके आए, आप देखिए कि कौन सी महिला को ले आए जिसको इनकी पार्टी ने हरदम जो है ना नजरअंदाज किया है। वनवासियों को, नाम तो इन्होंने वनवासियों के नाम से खूब पार्टी की वोट बटोरे, उनके नाम पे खूब चले, मगर कभी किसी आदिवासी के लिए इन्होंने इस तरह की योजना नहीं बनाई, ना इस तरह के कोई पद पे लाना चाहे। और जब हम लेके आए एक वनवासी महिला को, तो उसका इन्होंने विरोध शुरू किया, यहाँ तक कह दिया कि उनके अंदर तो काबिलियत ही नहीं है। मगर आज उसको पूरे देश ने उनको जो है ना सर माथे पे बैठाया। और तो और हमारी जो एनडीए के घटक हैं वो उनके अलावा उनके लिए कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है। अरे कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया है, और तो छोड़िए कांग्रेस के, तो ये होता है एक सोच, ये होती है एक अच्छे प्रत्याशी की पहचान। और इसी तरह से अच्छे प्रत्याशी का क्या पैमाना है सर? जगदीप धनखड़ को आपने उतारा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो तो आपके ही विरोध में बयान देते रहते हैं। कितने बयान ऐसे हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे फिर तमाम और विषय हो, आप लोगों के ही सरकार की वो खिलाफत करते रहते हैं। तो फिर क्या क्राइटेरिया है, क्या पैमाना है जिस पर जगदीप धनखड़ खरे उतरे और आपने उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बना दिया? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल लिया नेहा जी आपने, वाकई में आपका सवाल सराहनीय। यही तो एक बात है कि हमारे नीतियों पे उनको अगर अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने विरोध किया। तो ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि हमें सिर्फ सरकार की या पार्टी की हाँ में हाँ मिलाना है, जनता के हित की बात करना है। तो जगदीप धनखड़ जी की जो मुख्य पहचान है यही है कि अपने सच पथ पे चलना, सच के लिए लड़ना, वहाँ पार्टी नहीं देखना, वहाँ सत्ता नहीं देखना, यही उनकी पहचान है। लेकिन सर खबर तो ये भी है कि राजस्थान के चुनावों के मद्देनजर आपने जगदीप धनखड़ को आगे बढ़ाया या उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया, क्योंकि वहां पर जाट वोटों को साधने के लिए ये एक दांव चला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा है क्या? चुनाव तो नेहा जी खाली राजस्थान में नहीं होना है, मध्य प्रदेश जाटों में भी की मैं होना है, बात कर रही हूँ ना सर। छत्तीसगढ़ में भी होना है। चुनाव तो बहुत सी जगह होना है और एक साथ होना है। कम से कम 5 राज्यों के चुनाव है। तो अगर ये सोचते तो दूसरे नहीं सर, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे तकरीबन 12% जाट है जिनको साधने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई है। उसके बाद हरियाणा में भी होगा। नेहा जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी अच्छी बात बता देना चाहूंगा कि राजस्थान का चुनाव तो एक तरफा अभी से पहले से ही हो चुका है। जब इनकी वहाँ नीतियां गलत चली है, जब कन्हैया लाल का जो है सर काटा गया है, तभी से जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। तो वो इससे कोई मतलब नहीं कि हम काटने वालों के साथ कौन खड़ा है, आपने देखा होगा। और जो है ना वहाँ की जनता तो यहाँ तक कह रही, आपने देखा होगा कि उदयपुर में एक नारे लग रहे थे कि 500 साल तक कांग्रेस को राजस्थान में प्रवेश नहीं होने देंगे। तो जनता तो इस तरह से इनसे रुष्ट है। तो वहाँ हमें जरूरत नहीं सर, पहली बार तो कांग्रेस सत्ता में आई नहीं है राजस्थान में, पहली बार तो आई नहीं है, और उसके बाद आएगी या नहीं आएगी तो वक्त बताएगा। लेकिन सुधा जी राजस्थान से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं जगदीप धनखड़, राजस्थान में आपकी सरकार है, खिलाफत पे वोटिंग होगी, उनके खिलाफ वोटिंग होगी या फिर उनके समर्थन में वोटिंग होगी? क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक दो नहीं कई कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर कहा कि देखिए हमने दूसरे प्रत्याशी को वोट दिए। तो ऐसे में अब ये जो अगर जगदीप धनखड़ है, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है क्या? देखिए नेहा जी, इस बात पे कि क्या संभावना है क्या नहीं, मैं संभावना पे कोई बात, राजनीति में संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो हमारी कल मीटिंग हुई है सबके साथ, शरद पवार जी के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें जो तय किया गया है उसके आधार पर मैं जो बात कहने जा रही हूँ कि हमारा पूरा ये मानना है, और जिस व्यक्ति का हमने चुनाव किया है, जिनको हमने उम्मीदवार बनाया है, उनके राजनीतिक सफर को देखते हुए जिस तरह से लोगों के एक मत से लोगों का साथ था कि नहीं, इनसे बेहतर इस पद के लिए कोई और नहीं हो सकता है। जहां तक बात है जयदीप जी की, धनखड़ जी की, तो जाहिर सी बात है भाजपा का जो सारा कार्य करने का तरीका होता है वो अगले चुनाव को देख के कहता है, किसमें कितनी काबिलियत है उससे कोई लेना देना इनका होता नहीं है। बात होता है कि कहाँ पे, इसके पहले मैंने आपके मंच पे उन्होंने कहा था कि उनको इनाम मिला है,
बंगाल में राज्यपाल रहने का और ममता जी से टक्कर लेने का उनको इनाम मिला है। तो जब राजनीति में ये असर होगा तो वहाँ पे फिर चीजों को कहने की कोई मतलब नहीं रहता है। जहां तक ये इनका जो बयानबाजी अभी भाई कर रहे थे कि राजस्थान में ये हुआ, तो लखनऊ के लुलु मॉल में आपने देखा होगा कि जो नमाज और हिंदू मुस्लिम इन्होंने जो फैलाया था रायता पूरा, उसमें व्यक्ति जो नमाज पढ़ रहे थे वो कौन निकले? डीसीपी का जो बयान आया उसमें वो सारे व्यक्ति कौन थे? हिंदू थे। अब देखिए किस तरह लोगों ये रिलीज करना चाहते हैं, ये इसके खुलासे भी हो रहे हैं और जनता इन खुलासों के बाद तो कम से कम समझेगी, लोग समझेंगे कि सच्चाई क्या है और सच्चाई से जो दूरी है, जो उन्मादी चीजें हैं वो कैसी हैं, ये अपने आप खुलेगा और जनता जिस दिन चलिए, जनता तो समझ रही है और उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी समझेगी और कम से कम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्योंकि एक संवैधानिक पद है दोनों का, और उनको राजनीति से दूर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।